Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform, and today we are going to cover the ESIC Deputy Director Indian Freedom Struggle के कुछ important questions करेंगे. So let's begin with this session. इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ that we already have launched the complete live course for ESIC डेप्यूटी डायरेक्टर एंड ये स्टार्ट हो चुका है 12 सितंबर से. सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है दे कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ऑब्वियसली एग्ज़ाम जो है अपकमिंग फ्यूचर मंथ्स के अंदर आने वाला है. सो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे. आप उसको चाहे आप 1 महीने में कंप्लीट कीजिए कोर्स या 20 दिन के अंदर कीजिए, इट इज़ ऑल योर डिस्क्रिप्शन, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. जो फर्स्ट सवाल है दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोवर्सी बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट. ठीक है, तो इसको आपको पता ही होगा, तब भी इसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि क्या होते हैं ये. कंट्रोवर्सी बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्ट इन इंडिया अरोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल. तो किसके टाइम पे जो है ये जो कंट्रोवर्सी निकल के आई थी वो किसके टाइम पे थी? वो बेंटिक के टाइम पे थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालियस, Lord Ripon and Lord Mayo. So you have 10 seconds to answer this question. Now understand one point. ये जो सवाल है ये सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन आपके लिए आपके एग्जाम के हिसाब से ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कंट्रोवर्सी क्या है, ये कंट्रोवर्सी आपने अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है, सो कंट्रोवर्सी में यही है जो ओरिएंटलिस्ट हैं. ओरिएंटलिस्ट मतलब वो जिनका ट्रेडिशनल एजुकेशन है, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, वेदास उपनिषद के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, गीता के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो कौन होते थे? वो ओरिएंटलिस्ट होते थे. वो ओरिएंटलिस्ट होते थे, राइट. सो जो कहते थे कि हमारा जो जिसे कहते हैं ना नॉलेज स्प्रेड करने का जो मीडियम होना चाहिए दैट शुड बी रीजनल लैंग्वेज. मतलब मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, उस मीडियम के द्वारा जो नॉलेज है वो स्प्रेड होनी चाहिए. और वो जो नॉलेज है वो भी स्प्रेड कौन सी होनी चाहिए? जैसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है विदाउट साइंटिफिक जो इनोवेशंस होती है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, वैसी नहीं. जो इंडिया के अंदर ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल गीता, वेदा, उपनिषद्स, मैंने सारी चीज़ें बताई आपको. तो ओरिएंटलिस्ट का ये मानना था, अंडरस्टैंड. और इंग्लिश से आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि इंग्लिश कौन थे. इंग्लिश वो लोग थे जो कहते थे कि ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं ये बहुत ही पुराने हैं, और इनका जो है इनका अभी कोई काम नहीं है. हमें साइंटिफिक एजुकेशन लेकर आनी पड़ेगी. जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, और उसको भी प्रमोट हम लोग किस मीडियम में करेंगे? इंग्लिश भाषा के माध्यम से करेंगे. ठीक है, सो इतना आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश भाषा के माध्यम से करेंगे. अंडरस्टैंड नाउ, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि अल्टीमेटली जो विनर हुए, अल्टीमेटली वो एंग्लिश थे. अल्टीमेटली एंग्लिश विनर रहे. इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रही. ऐसा नहीं था एंग्लिस्ट अंग्रेज थे और ओरिएंटलिस्ट इंडियन थे, नहीं. ओरिएंटलिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे चार्ल्स विल्किंस हो गए, और 2-3 नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट ओरिएंटलिस्ट में 2-3 और नाम थे, बहुत ही फेमस थे. उन्होंने बेसिकली जिन्होंने गीता वगैरह, ऋग्वेदा और ये सारी चीज़ों जो इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी, बाइबल को ट्रांसलेट किया था और अपने कुरान को ट्रांसलेट किया था, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ट्रांसलेट किया था, वो ओरिएंटलिस्ट थे. वो भी ब्रिटिशर्स थे या यूरोपियंस थे, ये भी, राइट. सो ये जो कंट्रोवर्सी है अल्टीमेटली इंग्लिश के फेवर में आई, और ये टाइम था बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक. हमने अभी आपने आंसर दे दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ये सब चीज़ें हुई थी, राइट. तो मैंने आपको एक नॉर्मल सा आइडिया बता दिया कि विलियम बेंटिक के टाइम पे ये सारा सेटलमेंट हुआ. ये सारा सेटलमेंट हुआ 1835 का टाइम था, वो चल रहा था 1835 का टाइम. एंड उसमें जो है अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि जो भी नॉलेज होने वाली है वो वेस्टर्न नॉलेज होगी, और दूसरी बात जो माध्यम होगा दैट वुड बी इंग्लिश, राइट. तो ये याद रखेंगे आप. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. गांधी इरविन पैक्ट 1931 place the Indian National Congress on an equal footing with the British Indian government. पहला स्टेटमेंट,
Second statement is the participation of Muslim in the civil disobedience movement was less than that of the non-corporation movement. So which of the following statement is are correct? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? ठीक है, सो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें जरूर आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ के आइएगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा. ये इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है. आंसर दिस क्वेश्चन. आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ओके. सो गांधी इरविन पैक्ट पहला जो स्टेटमेंट है, मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बताया है कि गांधी जी का जो स्टैचर था ना, मतलब इनका जो स्टेटस था या इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेटस पहली बार 1931 में बड़ा था. इतना बड़ा था इक्वलेंट टू ब्रिटिश स्टेटस. अंडरस्टैंड, क्योंकि टेबल में सामने आमने सामने बात हो रही थी. राइट, सो पहला पॉइंट क्या है? प्लेस द इंडियन नेशनल ऑन द इक्वल फुटिंग विद द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट इज पार्टिसिपेशन मुस्लिम्स का सीडीएम में लेस था देन द एनसीएम. बिल्कुल सही है. एनसीएम में क्यों ज्यादा था वो आपको शायद ज्यादा पता होगा, है ना? तो आप मुझे बताएंगे कि क्यों एनसीएम के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन मुस्लिम्स ने किया था, सीडीएम में कम किया था. वो आपको पता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से हमारे जो फ्रंटियर गांधी थे, ही पार्टिसिपेटेड इन हिज कैपेसिटी. बाकी जो मुस्लिम्स थे वो थोड़े से चुप ही थे उस टाइम पे. राइट, तो आप याद रखेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो अपना जो है करेक्ट बताना है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है, चलो हमने ये पढ़ लिया. गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था. ओके, एंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो याद रखेंगे. आपका काम क्या है? आपने गांधी इरविन पैक्ट जो है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है. पढ़ना कहाँ से है? या तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ो और रेफरेंस बुक से भी पढ़ो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, वहां दोनों से पढ़ लेना. ठीक है, कि गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या क्लॉजेस थे, डिटेल में पढ़ना. क्योंकि गांधी जो है, गांधी के ऊपर 5-6 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं. तो यही सवाल होते हैं जहां आपको देखो क्या है, गांधी इरविन पैक्ट कभी नहीं, 10 साल के बाद भी एग्जाम होगा, सिमिलर क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें यही है थोड़ा और डिटेल इन डेप्थ में पूछा जाएगा. तो आप इन डेप्थ कवर करो, एक ये बुक से और एक ये बुक से. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल. 3 जून प्लान है. 3 जून प्लान को हम लोग दूसरे नाम से भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, और आगे जाके ये इंडिपेंडेंस एक्ट भी बना. Which of the following statement in regard to 3rd June plan are correct? कौन सा है जो करेक्ट है? ठीक है, successor governments would be given the dominion status. Okay, there was a provision for the boundary commission to determine the boundaries of the successor states as India and Pakistan. It was mandatory for India and Pakistan to remain within the British government. Now answer this question. You have 10 seconds to answer. ओके, देखिए 3rd जून प्लान को हम लोग माउंटबेटन प्लान कहते हैं. याद रखिएगा, यही प्लान आगे जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ और एक्ट बन गया, इंडिपेंडेंस एक्ट बना. ओके, और इसमें क्या है? सक्सेसर गवर्नमेंट वुड बी गिवन द डोमिनियन स्टेटस. एब्सोल्युटली करेक्ट. डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ 2 रीजन सक्सेसर स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट इट वॉज मैंडेटरी. इट वॉजंट मैंडेटरी यार, इट वॉजंट मैंडेटरी. It wasn't mandatory for India and Pakistan to accept this to remain within the British Commonwealth. नहीं था mandatory. ठीक है, बट हमने एक स्वीट जेस्चर दिखाया, कि चलो बन जाते हैं. ठीक है, बन जाते हैं क्योंकि सिंपल सा नेहरू जी का थॉट ये था कि हम लोग पहले ही बहुत पिछड़े हुए हैं. देखिए समझ के चलिए क्या उनके पीछे विचार था कि रिमेन द कॉमनवेल्थ के अंदर रहने का क्या विचार था, क्योंकि इतने सालों का एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया था. ठीक है, तो रीजन ये था नेहरू जी का कि हम जो है ना अभी इंडिपेंडेंट आज़ाद हुए हैं. राइट, आज़ाद हुए हैं, तो अगर हमें प्रोग्रेस
करनी है तो हमें मिलके प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर प्रोग्रेस करना पड़ेगा। अगर अलग थलग रहेंगे तो शायद प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, 2-3 होना चाहिए या 1-2 होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 1-2, राइट। चलो ओके, नाउ सवाल इज टू स्टेटमेंट assertion reasoning the British sovereignty continue to exist in free India। ठीक है, the British sovereignty appointed the last governor general of free India। एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर दीजिए इसके हिसाब से। ब्रिटिश सोवरेंटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया, ठीक है, एंड ब्रिटिश सोवरेंटी अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। नाउ आंसर, इस सवाल का आंसर दीजिएगा बट थोड़ा सा सोच के दीजिएगा। ठीक है, now see, understand this point, this British sovereignty continue to exist in free India, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एंड ब्रिटिश सोवन ने अपॉइंट कर दिया लास्ट गवर्नर जनरल, आपको पता है, सही है सवाल। ठीक है, सो इट इज अ राइट स्टेटमेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली ए इज फॉल्स, बी इज राइट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, सो ऑन 15th August 1947, 15th August 1947 जब इंडिया को फ्रीडम मिली, इट बिकेम अ सोवरन कंट्री। अंडरस्टैंड, सो ब्रिटिश सोवरेंटी उसी टाइम से खत्म हो गई थी, राइट। और इंडिया की ही रिक्वेस्ट पे, नेहरू जी की ही रिक्वेस्ट पे ब्रिटिश सोवरन ने क्या अपॉइंट कर दिया, एक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया अपॉइंट कर दिया, विच वॉज माउंट बेटन। माउंट बेटन, आप बताएंगे जो लास्ट गवर्नर जनरल था ऑफ पाकिस्तान का, वो कौन था, वो आप आंसर खुद देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ओके, एनसीएम यूनानिमसली एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद बिफोर द लॉन्च ऑफ मूवमेंट गांधी जी गेव द नोटिस टू द वॉइसरॉय अबाउट द मूवमेंट। ओके, एंड लोकमान्य तिलक पास्ड ऑन द डे द मूवमेंट वॉज पास्ड, launched, the movement was launched। आंसर दीजिएगा, you have 10 seconds to answer this question, but थोड़ा सा सोच के दीजिएगा। चलो देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर देखें, यूनानिमसली पास किया था, ऑब्वियसली कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। गांधी जी का पहला मूवमेंट था ऑल ओवर इंडिया का, और मतलब कि गांधी जी ने पहले होमवर्क भी कर रखा था, तो इसीलिए कांग्रेस भी गांधी जी के सपोर्ट में थी, और ऑब्वियसली इट यूनानिमसली पास्ड, राइट। लॉन्च ऑफ गांधी जी गेव द नोटिस टू द वॉइसरॉय, ये गांधी जी का एक प्रोटोकॉल होता था, हमेशा इस तरीके से ही करते थे। सो सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑन दिस डे तिलक वाज पास्ड एंड एग्जैक्टली, सो ऑन द डे the movement was launched, Tilak was passed, absolutely correct। he was passed on 1st August 1920, 1st August 1920 को ये पास हो गए थे, राइट, और इसी दिन ही ये मूवमेंट लॉन्च हुआ था। अंडरस्टैंड, और याद रखिएगा कि नागपुर सेशन था वो 1920 का, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को पास किया जा रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस किए गए थे, कुछ ऐसे चेंजेस किए गए थे जिसमें लोकमान्य तिलक जब थे उस टाइम पे तो उनकी सुनी नहीं गई, लेकिन बाद में जब वो पास हो गए तो उस टाइम पे
चेंजेस किए गए कि हाँ एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बननी चाहिए, उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज बननी चाहिए, जो मेंबरशिप होनी चाहिए वो बहुत कम पैसों की होनी चाहिए, इस तरीके से। सो हमारा जो आंसर यहाँ पे होना चाहिए डी होना चाहिए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ये डी बी नहीं है, इट इज डी, डी ऑप्शन है। और मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से 1 अगस्त 1920s, और ये दो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन regard to the parallel government emerged during the Quit India movement. The first such government emerged in Satara. पहली जो ऐसी गवर्नमेंट बनी पैरेलल गवर्नमेंट्स वो सतारा में बनी। द गवर्नमेंट विच emerged in तमलुक डिस्ट्रिक्ट में इज वॉज जातीय सरकार, एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिव पैरेलल गवर्नमेंट जो थी वो सतारा में थी। आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। The first ever government emerged in Satara as a parallel government, right? And इसके अलावा जो है हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट जातीय सरकार, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव पैरेलल गवर्नमेंट। आप इसका आंसर बताएंगे। चलिए, देखिए ये तो ठीक है कि जातीय सरकार एक और पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई थी। देखिए पैरेलल गवर्नमेंट होती क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आपको सरकारें पसंद नहीं है, उनकी फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ खराब है, तो आप क्या करोगे, एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में या अपना दिखा सकते हो उनको बाय फॉर्मिंग योर ओन गवर्नमेंट, जिसमें आप लोगों के अल्टीमेट वो जो ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट के होते हैं वो आप भी फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, उस टाइम पे देखो रीजनल लेवल पे क्या करते थे वहां पे कि रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे तो वो थोड़ा डिस्ट्रक्शन करके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का उसको निकाल फेंकते थे, थोड़ा बहुत एक तरीके से डोमिनेट कर लेते थे लोकल रीजन में, और वहां पे अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चालू कर देते थे। ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि अब जो है नई सरकार है, हमारी सरकार है, लोकल्स की सरकार है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिव पैरेलल गवर्नमेंट वाज इन सतारा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट की द फर्स्ट सच सतारा नहीं था, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। 2 and 3 इज करेक्ट, दूसरा और तीसरा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें अल्टीमेटली गांधी जी ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था लीडर्स को कि ये जो पैरेलल गवर्नमेंट से ये बंद कर दीजिए। 1944 में इस तरीके से हुआ था। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से दिया है, तो कोशिश कीजिएगा कि स्पेक्ट्रम में ये जो अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट्स है उनको जरूर पढ़िएगा। Now next is the Congress ministry in all the provinces resigned in the year 1939। ठीक है, उसके अलावा okay, right, so Congress ministry in all the provinces resigned in the year 1939। The Congress did not accept the decision of Viceroy to declare the war against Germany in the context of Second World War। हाँ जी, इसमें आपका कौन सा आंसर है जो सही होना चाहिए? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखिए कांग्रेस ने सारे प्रोविंसेस में रिजाइन किया था 1939 में, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और कांग्रेस ने ड्यूरिंग देयर रिप्रेजेंटेशन
इन द लेजिस्लेचर उन्होंने कैसे काम किए थे। दे वर्क रियली हार्ड फॉर द लेबर्स वर्कर्स, और साथ ही साथ पीजेंट्स के लिए उन्होंने काम किया था। एजुकेशन स्प्रेड सबसे ज़्यादा इस टाइम पे हुई थी। बेशक ये टाइम 2 साल का ही है, 1937 से 39 तक, लेकिन एजुकेशन स्प्रेड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई थी, राइट। तो इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन अल्टीमेटली दे गॉट टू नो कि हमारे बगैर पूछे ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा एक पार्टिसिपेशन कर दिया है, ठीक है, तो हमें पूछना चाहिए, राइट। So Congress did not accept the decision of Viceroy to declare the war against the Germany in the context of Second World War. This statement is also absolutely correct because हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है आप वॉर डिक्लेयर कर रहे हो विदाउट आस्किंग अस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कांग्रेस मिनिस्ट्री के रिजाइन का एक कारण बना था, राइट। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे ए ऑप्शन शुड बी देयर। 1939 में इंडियन नेशनलिस्ट वर एंग्री दैट ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, याद रखिएगा, इट वाज लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने बगैर कंसल्टेशन के इंडिया को वॉर के अंदर डाल दिया था, और इसी वजह से कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया 1939 के टाइम पे एंड डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइसरॉय टू डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द जर्मनी, तो जनरली ये स्टूडेंट्स को कम पॉइंट्स पता होते हैं, अगर थोड़ा सा आपने डिटेल में पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में कुछ पढ़ा होगा, तो शायद ये डूएबल क्वेश्चन था, ठीक है, ये डूएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिन म्यूटिनी, रिन मतलब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी इन 1946, ये जनरली यूपीएससी का फेवरेट होता है, और यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि रिन म्यूटिनी के कौन कौन से इंस्टेंसेस थे, ठीक है, जैसे रिवोल्ट वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड अनपैलेटेबल फूड। Lord Wavell, the concurrent viceroy of India, condemned the response of Indian army towards the revolt. Right. तो आप इसका आंसर दीजिएगा। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए वो टफ की कैटेगरी के अंदर ही है, ठीक है, सो टफ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको एक बार और पढ़िए एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। It is easy to find out the answer. पहली बात तो the first thing that you have to take care of is कि आपको ये जो रिन म्यूटिनी है इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने मल्टीपल बुक से, एनसीईआरटी से भी पढ़िए, एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा डिटेल में नहीं बट थोड़ी स्टोरी लाइन में दिया हुआ है, और स्टोरी लाइन में वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्स नहीं दिए बट स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स भी दिए हैं, तो दोनों किताबों से आपको रिन म्यूटिनी जो है इसको कवर अप करना है, दोनों किताबों से रिन म्यूटिनी, अंडरस्टैंड, तो ये आप याद रखेंगे, इसको आपने कवर करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। वैसे तो इट इज अ पार्ट ऑफ एक तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट का ही है, राइट, या व्हाट आर द म्यूटिनीज दैट आर परफॉर्म्ड बाय, दैट आर डन बाय द इंडियन सोल्जर्स, है ना, आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान थे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि द रिवोल्ट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अनपैलेटेबल फूड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ये पहले कुछ नहीं होता था, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था फौज के अंदर, ठीक है, जो ऑफिसर होते थे जनरली, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, वो जो एक अम्यूजिंग जो एक्टिविटीज होती थी जैसे पत्ते खेल लेना या फिर कुश्ती रेसलिंग करना अपने जवानों के साथ, जो इंडियंस होते थे वो वैसा चलता था, लेकिन ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती गई आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1857 के रिवोल्ट के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, राइट। तो पहले वैसा नहीं था, पहले इट वाज लाइक कि बहुत ही ज्यादा एक कॉर्डियल रिलेशन होता था एक ऑफिसर या एक ब्रिटिश सोल्जर के बीच में और एक इंडियन सोल्जर के बीच में, राइट। चलो, तो ये तो चीज सही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। दूसरा क्या है, लॉर्ड वेवल द करंट वॉइसरॉय जो है कंडेम द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन टुवर्ड्स दिस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट शायद आपने ना पढ़ी हो, ये स्टेटमेंट नई चीज होगी आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। दैट लॉर्ड वेवल ने जो वॉइसरॉय थे उस टाइम पे कंडेम किया था जो इंडियन आर्मी का जो ये इस तरीके से रिस्पॉन्स था, ठीक है। सो एक मिनट, लॉर्ड वेवल
concurrent viceroy of condemned the response of Indian army towards the revolt. Yes, ये statement एक तरीके से आप देखिए इसमें लॉर्ड वेबल द कंकरेंट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया गेव अ क्लीन चिट टू इंडियन आर्मी, ठीक है, क्लीन चिट टू इंडियन आर्मी, मतलब इसका मतलब यही है उन्होंने कंडेम नहीं किया था, उन्होंने खारिज नहीं किया था कि इंडियन आर्मी ने कुछ किया है, राइट। सो ठीक है, सो कंकरेंट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया गेव अ क्लीन चिट टू इंडियन आर्मी फॉर इट्स रोल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ रेन म्यूटिनी जो हुआ था, and whole has been condemnably on a whole had been the most condemnably steady, right। so इतना आप याद रखेंगे कि उन्होंने एक तरीके से क्लीन चिट दी थी, वेवल ने क्लीन चिट दे दी थी कि इंडियन आर्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है। क्या कहता है? इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट, सीडीएम आपका हो गया और नॉन कॉर्पोरेशन हो गया। इसके अलावा हमें बात करनी है एक्ट्स की। सो याद रखिएगा जितने भी एक्ट्स हैं आपके 1909 से लेके 1919 एंड 1935 और 47, ये जितने एक्ट हैं आपको ये बहुत ही डिटेल में पता होने चाहिए। बाकी जो पिछले एक्ट है वो इतने डिटेल में ना भी पता हो तब भी चल जाएगा, 2-2 3-3 पॉइंट्स पता लग जाए, दैट्स सफिशिएंट इनफ। बट अगर इनकी बात करें तो ये एक्ट्स जो होने चाहिए आपके पास, इनके लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। मल्टीपल सोर्सेज में एनसीईआरटी और आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम इज सफिशिएंट। अगर स्पेक्ट्रम से आप करेंगे तो दैट इज सफिशिएंट इनफ, राइट। सो इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरल, ओके, यस दिस इज करेक्ट। प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज रॉन्ग कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंबर्स, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था हमारा फर्स्ट 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज ये हुआ था 1909 के एक्ट के अंदर कि यू नो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इसको किया गया था, राइट। चलो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नाउ स्वराज पार्टी, consider the following statements in regard to the Swaraj Party. Swaraj Party was formed out of the Congress to function as an independent political party. Understand this keywords, independent political party. So Swaraj Party was formed. Swarajists believe in participation of council election. Okay. Swarajists got the majority in November 1923 election, due to which they were able to vote. They were able to outvote the government in central assembly repeatedly. ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे स्वराजिस्ट पार्टी के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी बताइए। Now, what should be the correct answer? देखिए ऐसा कुछ नहीं था कि they were independent political party, ऐसा नहीं था, ठीक है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी, इट इज रॉन्ग, आउट ऑफ, है ना। तो यही तो बात हुई थी कि कांग्रेस के अंदर ही रह के काम करो, चाहे आप लेजिस्लेचर में इलेक्शन लड़ रहे हो या जो भी कर रहे हो, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स, विद इन द कांग्रेस अम्ब्रेला ही रहना पड़ेगा। क्योंकि 1907 में हमें याद है गांधी जी ने बताया था बहुत तरीके से वल्लभ भाई पटेल को और इसको जो मोतीलाल नेहरू है, ठीक है, उनको बताया कि 1907 में भी ऐसा ही हुआ था। तो 1907 में जब एक तरीके से कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, तो जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन एंड सप्रेशन वाली पॉलिसी उन्होंने ऑप्ट किया, ठीक है। तो वो उस तरीके का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इनकरेक्ट।
ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने मेजॉरिटी गॉट द मेजॉरिटी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट स्वराजिस्ट धीरे धीरे जैसे 1920 से 21, 21 से 22, 23 धीरे धीरे ये कमजोर होते गए, ठीक है, कमजोर होते गए, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सारे फ्रैक्शन बनना शुरू हो गए, ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। तो सेकंड ऑप्शन इज, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, तो बी होना चाहिए। और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सूरत स्प्लिट वाला जो मुद्दा था, पॉइंट था, वो दोबारा से नहीं आना चाहिए था। गांधी जी ने इनको समझाया और अल्टीमेटली ये समझ भी गए एंड दे डिसाइडेड कि हम लोग विद इन कांग्रेस ही रह के काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट अगेन सवाल आया। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है, टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। Irwin agreed on giving the right to peaceful and non-aggressive picketing of liquor and foreign clothes shops, ठीक है, and British government allowed making of salt for personal consumption in the coastal region. Which of the statements are correct? Now understand, इस सवाल को आप अच्छे से समझिए और then answer this question. हाँ जी, what should be the correct statement? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रीजन बीइंग ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ऐसा क्या था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। उसके अलावा पिकेटिंग एंड दिस इज ओके, करेक्ट स्टेटमेंट। एंड यस, पर्सनल कंजप्शन के लिए आप नमक जो है बना सकते हैं, ये भी सही था, ठीक है। तो 2 and 3 आर दी करेक्ट ऑप्शंस। अब याद रखिए कि आपने सबसे पहले तो याद रखना है दिस पर्टिकुलर डेट 5 मार्च 1931, ठीक है। और इससे बाद हमारी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लंदन के अंदर। कौन कौन से मुद्दे थे जहां पे गवर्नमेंट एग्री हो गई थी, ये सारे 6 के 6 स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए, जैसे लिफ्ट द बैन ओवर द कांग्रेस, पहला था परमिट फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट बाय पर्सन नियर द सी कोस्ट। उसके बाद रिस्टोर द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज। उसके बाद परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लोथ शॉप्स। उसके बाद रिलीज ऑल पॉलिटिकल एक्सेप्ट दोज जो गिल्टी ऑफ वायलेंस है, एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। और उसमें हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी थे, है ना, उनको इस कैटेगरी में डाला हुआ था इसीलिए। एंड विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस, अंडरस्टैंड। तो ये सारा था हमारा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मच क्वेश्चंस ओनली। कोई डाउट, कोई क्वेरी एंड होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा एंड वी वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाकी थैंक यू एंड टेक केयर, थैंक यू।